आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी जमीन बनी थी। उस वक्त हमारी जमीन बहुत ज्यादा गर्म थी, जिसकी वजह से यहाँ पानी मौजूद नहीं था। लेकिन कुछ करोड़ सालों के बाद जब हमारी जमीन ठंडी हुई तो इस पर खरबों कॉमेट्स की बारिश हुई, जिसमें जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स मौजूद थे। बाद में ये बर्फ सूरज की रोशनी की वजह से पिघलकर पानी बन गई, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर पानी आया। सूरत बकरा की आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं तो इनमें से पानी फव्वारों की मानित फूट पड़ता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। इस आयत से ये साबित होता है कि हमारी जमीन पर पानी आसमान से पत्थरों में आया था, और साइंटिस्ट को ऐसा ही एक कॉमेट मिला है। उन्हें लगता है कि ये वही कॉमेट है जिसके जरिए पानी और जिंदगी हमारी जमीन पर आई थी। इसके बारे में जानने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक स्पेसक्राफ्ट को वहां भेजा, और ये पहली बार था जब हम किसी स्पेसक्राफ्ट को कॉमेट की स्टडी करने के लिए भेज रहे थे। इस स्पेसक्राफ्ट को उस कॉमेट तक पहुंचने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और वहां जाकर उस स्पेसक्राफ्ट ने ऐसा क्या रिकॉर्ड किया जिसे देखकर तमाम साइंसदान हैरान हो चुके थे। ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज तक जितने भी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा गया है, उनका मिशन या तो किसी प्लेनेट को ऑर्बिट करना होता है या फिर किसी मून को, और ये तारीख में पहली बार था जब ईएसए किसी स्पेसक्राफ्ट को कॉमेट की स्टडी करने के लिए भेज रही थी। इन कॉमेट्स को स्टडी करने से हमें ये पता चलेगा कि हमारी जमीन कैसे बनी, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, और हमारी जमीन पर पानी और जिंदगी कैसे आई। ये बात आप जान लें कि हमारे सोलर सिस्टम में अरबों खरबों की तादाद में कॉमेट्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ ही कॉमेट्स ऐसे हैं जिन्हें स्टडी करके हमें तमाम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। यहाँ साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन खरबों कॉमेट्स में से उन कॉमेट्स को ढूंढना जिन पर स्पेसक्राफ्ट्स को भेजकर हमें हमारे तमाम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसीलिए नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक ऐसा कॉमेट ढूंढा जो किसी खजाने से कम नहीं था। साइंटिस्ट को लगता है कि इसी कॉमेट की वजह से हमारी जमीन पर पानी आया था, और ये भी हो सकता है कि इसी कॉमेट की वजह से लाइफ हमारी जमीन पर आई हो। इस कॉमेट का नाम कॉमेट 67P है, जो 6 सालों में सूरज के गिर्द अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। ये कॉमेट जुपिटर के करीब मौजूद है। इसी कॉमेट को स्टडी करने के लिए ईएसए ने 2 मार्च 2004 को रोसेटा फ्लाई स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, ताकि इस कॉमेट को अच्छे से स्टडी किया जा सके। इससे पहले हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस कॉमेट को ढूंढा और इसकी सही पोजीशन के बारे में जाना। ये कॉमेट साइज में बहुत छोटा है, यानी कि इतनी बड़ी कायनात में इतने छोटे से कॉमेट को स्टडी करना, और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये कॉमेट एक जगह पर रुका हुआ नहीं था। ये बात आप जान लें कि स्पेस में किसी भी प्लेनेट को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये कॉमेट एक तो साइज में बहुत छोटा था, और दूसरा ये बहुत तेजी से ट्रेवल कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि रोसेटा फ्लाई स्पेसक्राफ्ट को इसका पीछा करना था, जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। इस कॉमेट की स्पीड 53,000 किलोमीटर फी घंटा है। साइंटिस्ट इस कॉमेट को सीधे तरीके से नहीं पकड़ सकते थे, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट को मुख्तलिफ प्लैनेट्स की ग्रेविटी से घुमाकर इस कॉमेट तक पहुंचा गया। ऐसा करने में 10 साल का वक्त लग चुका था। इस स्पेसक्राफ्ट में सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, यानी कि ये सूरज की रोशनी की वजह से चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेसक्राफ्ट सूरज से जितना ज्यादा दूर होगा, उसकी पावर खत्म होती जाएगी। जब ये स्पेसक्राफ्ट मार्स के करीब पहुंचा, तो इसे मार्स के डार्क पार्ट से होकर गुजरना था। इस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। अब ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की रोशनी के बगैर नहीं चल सकता था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इसे स्टैंड बाय मोड पर सेट कर दिया, ताकि इसके अंदर मौजूद पावर बच सके। ऐसे ही 67P कॉमेट को ढूंढा गया था, जो सूरज से बहुत ज्यादा दूर था। अब स्पेसक्राफ्ट की सारी चीजें बंद हो गई, लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं थी कि जब इसे ऑन किया जाएगा तो ये स्टार्ट होगा या फिर नहीं। 10 सालों के बाद जब ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर से आगे और सूरज से बहुत दूर जा चुका था, तब इसे ऑन करने का वक्त आ चुका था। अब साइंटिस्ट बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये स्पेसक्राफ्ट ऑन ही नहीं होगा।
क्योंकि इससे पहले किसी भी स्पेसक्राफ्ट को इतनी देर तक स्टैंड बाय मोड पर सेट नहीं किया गया। 20 जनवरी 2014 को स्पेसक्राफ्ट को ऑन किया गया। उस वक्त साइंटिस्ट बहुत ज्यादा परेशान थे कि सिग्नल्स मिलेंगे या फिर नहीं। अगर सिग्नल मिल गया तो इसे कितना टाइम लगेगा। अचानक से ग्राफ ऊपर आया और साइंटिस्ट में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस ग्राफ को देखकर तमाम साइंटिस्ट ने राहत की सांस ली। इसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने कॉमेट 67P को देखना शुरू कर दिया। कई दिनों तक इस पर नजर रखने के बाद आखिरकार कॉमेट 67P फोकस में आ गया। जब साइंटिस्ट ने इसे पहली बार देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि बिल्कुल साफ और बर्फ का एक पत्थर स्पेस में तैर रहा है, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन जब ये स्पेसक्राफ्ट इस कॉमेट के मजीद करीब पहुंचा तो तमाम साइंटिस्ट इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इसका डिजाइन आलू जैसा होगा, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा था कि इसके गिर्द ऑर्बिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। स्पेसक्राफ्ट हमेशा किसी प्लेनेट की ग्रेविटी की वजह से उस पर लैंड कर पाता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट साइज में बहुत छोटा था और ग्रेविटी कम होने की वजह से इस पर लैंड करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल था। इस पर लैंड करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को इसके गिर्द कई चक्कर लगाने पड़े। आप जरा इसे ध्यान से देखें। देखने में ये बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि ये सेंटर से बहुत ज्यादा बारीक है। इसकी शेप की वजह से साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये ऐसा क्यों है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी शेप की दो वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि ये गोल था, लेकिन किसी वजह से ये दरमियान से टूट गया और इसकी शेप ऐसी बन गई। दूसरी वजह ये थी कि पहले ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे जो आपस में बहुत तेजी से टकराकर एक दूसरे से जुड़ गए और ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट इस दूसरी वजह पर यकीन करते हैं। उनके मुताबिक दो ऑब्जेक्ट्स बहुत तेजी से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता टकराए होंगे, जिसकी वजह से ऐसे ये एक दूसरे से जुड़ गए। इसके डिजाइन के बारे में जानने के बाद रोसेटा को अब ये पता लगाना था कि ये कॉमेट कैसे बना और इसके अंदर क्या है। इसकी स्टडी करने के बाद हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि हमारी जमीन पर पानी कैसे आया, क्योंकि हमारी जमीन पर पानी हमेशा से ही मौजूद नहीं था। आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी जमीन बनी थी, जो बहुत ज्यादा गर्म थी। उस वक्त हमारी जमीन पर पानी भी मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ करोड़ सालों के बाद जब हमारी जमीन ठंडी हुई तो इस पर खरबों कॉमेट्स की बारिश हुई, जिसमें जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स मौजूद थे। ये बर्फ सूरज की रोशनी की वजह से पिघलकर पानी में तब्दील हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर पानी आया। और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी नाजिल किया और फिर उसको जमीन में ठहरा दिया। इस आयत से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने पानी को आसमान से भेजा है। बस इसी चीज को साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे और यही रोसेटा का मिशन था कि वो इस कॉमेट के पानी को स्टडी करे और देखे कि ये पानी हमारी जमीन के पानी से मिलता है या फिर नहीं। अगर ये पानी हमारी जमीन के पानी से मैच हुआ तो हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि जमीन पर पानी कैसे आया। ये कॉमेट बर्फ और धूल से मिलकर बने हुए थे, जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद क्यूपर बेल्ट और ऑट क्लाउड से आते हैं। ऑट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री को कहते हैं और क्यूपर बेल्ट नेपच्यून से आगे शुरू होती है, जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है, जिसमें अरबों खरबों की तादाद में कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं। और कॉमेट 67P क्यूपर बेल्ट में किसी ऑब्जेक्ट से टकराने की वजह से सोलर सिस्टम के अंदर दाखिल हुआ था, जिसे जुपिटर ने अपनी पावरफुल ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच लिया और ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 6 सालों में कंप्लीट करता है। जब ये सूरज से बहुत ज्यादा दूर होता है तब ये जुपिटर के बहुत ज्यादा करीब होता है, और जब ये सूरज के बहुत ज्यादा करीब होता है तब ये मार्स के पास होता है। सूरज के करीब आने की वजह से इसमें मौजूद जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है, जिसकी वजह से इसकी एक टेल बन जाती है, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। अब रोसेटा पानी को स्टडी करने के लिए इसकी टेल में इंटर हुआ। यहाँ रोसेटा को बहुत ही हैरानकुन चीज मिली। इसके पानी में हाइड्रोजन की मिकदार जमीन पर मौजूद पानी की मिकदार से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि ये वो कॉमेट नहीं है जिसे साइंसदान ढूंढ रहे हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी जमीन पर जितने भी कॉमेट्स टकराए थे उनमें हर कॉमेट में डिफरेंट मिनरल्स मौजूद थे। हो सकता है कि किसी और कॉमेट से पानी हमारी जमीन पर आया हो। अब रोसेटा स्पेसक्राफ्ट का दूसरा मिशन ये था कि हमारी जमीन पर लाइफ कैसे आई। अब इस स्पेसक्राफ्ट ने ऑर्गेनिक बेसिक कंपाउंड्स को ढूंढना शुरू किया,
जिनकी वजह से हमारी जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ था। और इसने इस कॉमेट पर ऐसे कंपाउंड्स को ढूंढा जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ये मटेरियल रॉ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो प्रोटीन जैसी चीजें बनाते हैं और ये हर तरह की लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। इससे ये साबित होता है कि शायद ये चीजें कॉमेट के जरिए हमारी जमीन पर आई हों, जिनसे हमारी जमीन पर लाइफ का आगाज हुआ। रोसेटा को इस कॉमेट पर लाइफ के ब्लॉक्स यानी कि जिंदगी के सबूत मिल चुके थे, जो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अब ये साबित होता है कि लाइफ इन कॉमेट्स की वजह से ही हमारी जमीन पर आई थी। इसे मजीद जानने के लिए स्पेसक्राफ्ट में लगे लैंडर को इस कॉमेट की सरफेस पर लैंड करना था, जो बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके लैंडर ने 19 किलोमीटर की ऊंचाई से इस पर लैंड करना शुरू किया। जब इसने इस कॉमेट की सतह पर लैंड किया तो ये उछलने लगा, जिसकी वजह से साइंटिस्ट घबरा गए कि कहीं ये इसकी सतह से टकराकर डैमेज ना हो जाए। लैंड होने के 12 मिनट बाद लैंडर ने इसकी सतह की तस्वीरें भेजना शुरू कर दी। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें लगे हुए सोलर पैनल्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे और इस लैंडर में मौजूद पावर सिर्फ और सिर्फ 60 घंटों के लिए ही थी। सबसे पहले लैंडर ने कॉमेट की जमीन के बारे में जानना शुरू किया। इसकी जमीन बहुत ज्यादा फ्लफी थी, जैसे सिगरेट की ऐश होती है। लैंडर के उछलने से ये भी पता चला कि इसकी जगह एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, यानी कि हर जगह एक जैसा मटेरियल नहीं था। इससे ये साबित होता है कि ये कॉमेट दो ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि कई ऑब्जेक्ट्स के मिलने से बना है। लैंडिंग के कुछ टाइम बाद ये लैंडर किसी चट्टान से टकराकर गुम हो चुका था और इसकी बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से सिग्नल्स आना बंद हो गए। अब साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि इस वक्त लैंडर कहाँ है। जहाँ इसे लैंड करना था वो उस जगह से बहुत ज्यादा दूर था, यानी कि अब लैंडर गुम हो चुका था। कई माह तक इसे ढूंढा गया, लेकिन अचानक 7 माह के बाद ये लैंडर ऑन हो चुका था और इसने दोबारा सिग्नल भेजना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सिग्नल्स फिर से बंद हो चुके थे। अब ये अनाउंस कर दिया गया कि ये लैंडर गुम हो चुका है, लेकिन रोसेटा स्पेसक्राफ्ट अभी भी उसे ढूंढ रहा है। वो कॉमेट की सरफेस से सिर्फ 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही था। इसका शैडो सरफेस पर देखा जा सकता है, लेकिन कई माह के बाद आखिरकार लैंडर मिल ही गया। ये इसकी असल तस्वीर है, जो चट्टान के नीचे उल्टा हुआ था। करीब जाने पर स्पेसक्राफ्ट ने लैंडर का बहुत ज्यादा डाटा जमीन पर भेजना शुरू किया, जिसमें कॉमेट की बहुत ज्यादा शानदार तस्वीरें थी। लेकिन अब यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ने वाली थी, क्योंकि ये कॉमेट सूरज की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से इसमें मौजूद बर्फ भाप बनकर स्पेस में उड़ने लगी और गैसेस का बहुत ही जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे स्पेसक्राफ्ट ने रिकॉर्ड किया। इस तरह के बहुत ज्यादा धमाके उस कॉमेट पर हो रहे थे, जिनकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 माह के अंदर स्पेसक्राफ्ट ने 34 धमाकों की इमेजेस को कैप्चर किया। इतने में रोसेटा ने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर तमाम साइंसदान हैरान हो गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये चीज कैसे बन सकती है। वो चीज थी ड्यून्स, जो हमेशा हवा से बनते हैं। जब रेगिस्तान में हवा चलती है तो ये ड्यून्स बनते हैं, लेकिन कॉमेट पर तो हवा थी ही नहीं, तो फिर आखिर ये ड्यून्स कैसे बने? जब साइंसदानों ने इस पर स्टडी की तो उन्हें पता चला कि जब सूरज की रोशनी की वजह से बर्फ भाप बनकर बाहर निकलती है तो एक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से ये ड्यून्स बनते हैं। ये बात आप जान लें कि इस कॉमेट को स्टडी करना किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि हमें वहाँ से वो चीज मिली जिसकी वजह से हमारी जमीन पर लाइफ का आगाज हुआ था। और हमें ये भी पता चला कि ये सूरज के करीब जाने की वजह से फटते हैं। ऐसे ही जब कॉमेट्स हमारी जमीन पर गिरे होंगे तो उनके अंदर मौजूद बर्फ पिघली होगी और फटकर इस कॉमेट से पानी की सूरत में बाहर आई होगी। इस स्पेसक्राफ्ट ने 2 साल तक इसे ऑर्बिट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी सरफेस पर उतरना शुरू किया और इसकी तस्वीरें कैप्चर करना शुरू की। लैंड करने के बाद इसका ये मिशन खत्म हो चुका था। ये मिशन बहुत ही कमाल का था। आपको इस मिशन के बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।